प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जलालुद्दीन खान कलाम हिंदी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी की तरफ से हमें मिल रहा है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी का इसी तरह रेस्पॉन्स, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। आगामी परीक्षाएं जैसे पीटीटी, प्री बीएसटीसी, रीट, पटवार आदि परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका एमसीक्यू के माध्यम से, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर करवाया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल, जो कि यूट्यूब कलाम हिंदी एकेडमी के नाम से ही है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी से परिचर्चा करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट का समय तय किया जाएगा और बहुत जल्द ही आपको हिंदी व्याकरण के अलावा राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास विषय का भी ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया जाएगा। उस पर भी काम चल रहा है, तो जल्द ही आपको अन्य विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो भी पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा था मात्रा, उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद। उसके बाद ओष्ठाकृति या होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेदों के बारे में, वे जिह्वा की स्थिति के आधार पर हम स्वरों के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 6। यानी हमारे मुख के अंदर अलग अलग स्थानों से इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। पहला है अ और आ, यानी अ और आ जो स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान माना गया है कंठ से, और इन्हें कंठे कहा जाता है। दूसरा है ई, इनका उच्चारण स्थान माना गया है तालु से, और तालु के नाम के आधार पर इनको तालव्य कहा जाता है। तीसरा है ऊ और ऊ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और इसी आधार पर इनको ओष्ठे कहा जाता है। 4 नंबर पर है री, इसका उच्चारण स्थान माना गया है मूर्धा, इसी आधार पर इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। 5वां है ऐ, इनका उच्चारण स्थान 2 जगह से है, कंठ और तालु, तो कंठ तालु कहा जाएगा और इस आधार पर इन्हें कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। 6ठे नंबर पर है ओ औ, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण भी 2 स्वरों के योग से हुआ है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी 2 स्थानों को जोड़कर तय किया गया है।
कंठ और ओष्ठ दो स्थानों से इनका उच्चारण होने के कारण कंठोष्ठ कहलाते हैं और इन्हें कंठोष्ठ्य कहा जाता है। कंठोष्ठ्य ठोष्ठ्य। यह है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ज़्यादा संभावनाएं प्रश्न बनने की रहती है। यहाँ से लगभग 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। खासकर पीटीईटी, बीएसटीसी और रेट, इन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की जो उम्मीदें हैं वो अन्य के बजाय ज़्यादा रहती है। तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें और बार बार अभ्यास करने से आपके मन और मस्तिष्क में ये स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मुख की आकृति, यानी मुख की जो आकृति है या जो स्थिति है, स्थिति भी कह सकते हैं, उसके आधार पर जो स्वर हैं उनका विभाजन कितने रूपों में किया गया है। तो मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। पहला है संवृत स्वर। सबसे पहले आपको संवृत शब्द का अर्थ जानना है। संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय यानी लगभग ज़्यादातर बंद सा रहता है, पूर्णतः बंद नहीं रहता, लगभग ऐसा लगता है कि बंद जैसा है, पर 100% बंद नहीं होता, उन स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वरों के अंतर्गत जो स्वर हैं वो हैं ई, ऊ, री, यानी इन 5 स्वरों को संवृत स्वरों में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की स्थिति प्राय बंद सी रहती है, इसीलिए इन्हें संवृत स्वर में शामिल किया गया है। दूसरा है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ आधा और संवृत का आपको पता है बंद होना, यानी इससे आधा बंद रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है उन स्वरों को अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। जैसे ए और ओ, इन 2 स्वरों को अर्ध संवृत में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा भेद है मुख की आकृति के आधार पर विव्रत स्वर। विव्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। ध्यान रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संवृत, उसका शाब्दिक अर्थ था बंद होना, और उसका विलोम है विव्रत, इसका शाब्दिक अर्थ है खुलना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, यानी पूरी तरह हमारा जो मुख है वो खुल जाता है, उन स्वरों को विव्रत स्वर कहते हैं। और इसमें एक स्वर आ को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आ को, यानी जो आ है यह विव्रत स्वर कहलाता है, क्योंकि आप उच्चारण करके स्वयं आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप आ स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा मुख है वो पूरी तरह से खुल जाता है, इसलिए आ स्वर को विव्रत स्वर कहा जाता है मुख की आकृति के आधार पर। चौथा जो इसका उपभेद है वो है अर्ध विव्रत स्वर, मतलब जिसमें मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा खुलता हो, लगभग आधा। अर्ध में आधा और विव्रत में खुलना। देखते हैं परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो उन स्वरों को अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। मतलब ये कि इन स्वरों के उच्चारण में जो मुख है
वो कितना खुलता है? आधा। ऐसे कौन कौन से स्वर हैं? अ, आई, औ। ये गलती से यहाँ पर आ लिख दिया गया है, इसमें ये नहीं है, अर्धविवृत में इसमें सिर्फ ये 3 ही हैं, ये इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें अ है, आई है और औ, यानी 3 स्वर हैं। इस प्रकार मुखाकृति या मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद हो गए? 4। समृत, अर्धसमृत, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नासिका उच्चारण स्थान या प्रकृति के आधार पर, यानी नासिका यानी नाक, यानी जब स्वरों को हम उच्चारण करते हैं तो नाक के माध्यम से भी आवाज़ निकलती है, उस आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। देखते हैं नासिका उच्चारण स्थान या प्रकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद माने गए हैं। पहला है अनुनासिक या सानुनासिक। 2 नाम हैं, दोनों आपको याद रखने हैं, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यानी हमारे मुख से बाहर निकलने वाली जो श्वास वायु है उसके बारे में बात की जा रही है। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख सहित यानी मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। कहने का मतलब यह है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से भी निकलती है और साथ में नाक से भी निकलती है, दोनों जगह से निकलती है, उन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन स्वरों को क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब जो सभी स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, टोटल कितने हो गए? 11। सभी स्वरों को अनुनासिक स्वरों में शामिल किया जाता है। जो सभी स्वर हैं वो किस में शामिल किए गए हैं? अनुनासिक में। मतलब ये कि इनके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पर, सभी पर। ये टाइपिंग में नहीं लिखा गया, सभी पर जो चंद्र बिंदु होगा तो ये सभी क्या कहलाएंगे? इन पर विसर्ग होगा, अनुनासिक कहलाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा भेद है नासिका के आधार पर अननुनासिक या निर्नुनासिक। इसके बारे में समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक या अननुनासिक कहते हैं। अतः सभी स्वर अननुनासिक भी कहलाते हैं। यानी शब्द में इनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है उस आधार पर इनको नासिका के 2 उपभेदों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री जो हमारा स्वर तंत्र है उसके आधार पर जो सभी स्वर हैं वो घोष या सघोष कहलाते हैं। स में सहित होता है। स्वर तंत्री के आधार पर सभी स्वर, सभी जो 11 स्वर हैं वो किस में शामिल किए गए हैं? घोष या सघोष में। यहाँ से भी प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। और अगला आधार है
श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यानी स्वर तंत्री के आधार पर सभी स्वर सघोष में शामिल होंगे या घोष भी कह सकते हैं, सघोष दोनों पर्याय हैं। और श्वास वायु के या प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। कैसे होंगे? सभी 11 के 11 अल्प प्राण। यानी श्वास वायु और प्राण तत्व के आधार पर जो हमारे हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अभी आगे जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में, वहाँ आपको इनके बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। स्वर तंत्री के आधार पर जो स्वर हैं वो सघोष में आते हैं। इस आधार पर भी दो भेद हैं। एक तो यही हो गया घोष या सघोष, दूसरा है अघोष। घोष शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाद या गूंज। नाद या गूंज मतलब आवाज़ उत्पन्न होने से, यानी उनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में नाद या गूंज उत्पन्न होती है, कंपन होता है, इसलिए सघोष कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता वो अघोष कहलाते हैं। जब व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको एक बार पुनः और बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने स्वरों का विभिन्न आधारों पर विभाजन या भेद पढ़ लिया है। अब शुरू करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब तक हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर। अब पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर। आपको आधार विशेष रूप से याद रखना है कि प्रश्न आपसे किस आधार पर पूछा जा रहा है। तो पहला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किए जाने वाला जो यत्न है, यत्न यानी कोशिश, क्या कहलाती है? प्रयत्न कहलाता है। ये लाता नहीं, कहलाता है, कहलाता है। प्रयत्न को 2 भेदों में बांटा गया, यानी प्रयत्न को 2 प्रकार या भेदों में बांटा गया। पहला है आभ्यंतर। आभ्यंतर मतलब आंतरिक प्रयत्न। और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। इस प्रकार व्यंजनों का जो वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देखते हैं आगे। पहले नंबर का जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 2 भेदों में है। पहला आभ्यंतर है और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो व्यंजन हैं उनको कुल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। पहले 8 के एक बार नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। पहला है स्पर्शी व्यंजन। नाम से स्पर्श है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जो जीभ है वे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। तीसरा है संघर्षी। चौथा है नासिक्य। नाम से स्पष्ट है, जिनका उच्चारण करते समय नाक का भी उपयोग किया जाता है। नंबर 5 पर है संघर्षहीन। नंबर 6 पर है लुंठित या प्रकंपित। दोनों नाम याद रखने हैं आपको। 7वां है पार्श्विक और
8 नंबर पर है उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण या द्विगुणित। इसके 4 नाम हैं, चारों याद रखने। किसी भी नाम से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इनका एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखते हैं आगे। पहला भेद। ध्यान रखना हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भेदों में बांटा गया है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। उसका पहला पढ़ रहे हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन देखते हैं परिभाषा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी जो हमारी श्वास वायु है, श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है, यानी जब स्पर्शी व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है और जो होठ है, श्वास का इनसे संपर्क होगा, स्पर्श होगा, तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाद स्फोट तेजी से स्फोट के बाद बाहर निकल जाती है। हिंदी भाषा में विशुद्ध रूप से इन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 16। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्शी जो व्यंजन है उनकी संख्या विशुद्ध रूप से, ऐसे सामान्य रूप से 25 माना जाता है, क्योंकि हिंदी में 5 व्यंजन वर्ग हैं और प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस आधार पर 25 माना जाता है सामान्य रूप से। लेकिन आपसे विशुद्ध रूप से जब पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अब 16 में कौन कौन से वर्ग होंगे और कौन कौन से वर्ग के जो वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, वो शामिल होंगे, वो देख लेते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग के पंचम वर्ण को छोड़कर चारों वर्ण इसमें शामिल हैं। क, ख, ग, घ। दूसरा है ट वर्ग। ट वर्ग का भी पंचम वर्ण इसमें शामिल नहीं है, बाकी 4 इस स्पर्श व्यंजन में शामिल हैं। ट, ठ, ड, ढ। नेक्स्ट है त वर्ग। यही स्थिति इनके साथ है, इनका भी पंचम वर्ण इसमें शामिल नहीं है। त, थ, द, ध। और चौथा जो वर्ग है, 5वां है वैसे, इसमें च वर्ग शामिल नहीं है, च वर्ग का कोई भी वर्ण। प वर्ग में से प, फ, ब, भ, इसमें भी पंचम वर्ण में शामिल नहीं है। इस प्रकार इन 4 वर्गों के पंचम वर्ण को छोड़कर चारों के 4 वर्णों के आधार पर कुल वर्ण कितने हो गए? इसमें 16 वर्ण हो गए। ये जो 16 वर्ण हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब दूसरा भेद देखते हैं, स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी करती है जो श्वास वायु है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर पहले परिभाषा समझते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। उसमें इतना घर्षण, स्पर्शी में इतना घर्षण नहीं करना पड़ रहा था श्वास वायु को जितना स्पर्श संघर्षी में करना पड़ रहा है। तो जब वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो उन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं? च वर्ग के प्रथम 4 जो वर्ण हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4। और कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना, च, छ, ज और झ। आगे देखते हैं। तीसरा है संघर्षी व्यंजन। अभी हमने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से 2 आधारों पर हम पढ़ चुके हैं। पहला स्पर्शी, उसमें 16 व्यंजन वर्ण शामिल हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी, उसमें 4 व्यंजन वर्ण शामिल हैं। तीसरा है संघर्षी। देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव यानी मुख के अंदर
जो उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इतने निकट आ जाते हैं कि जो वायु है, श्वास वायु है, उसका निकासी का मार्ग, निकलने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो संकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और उसके सिकुड़ने से वायु को बाहर निकलते समय क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। अतः इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से जो व्यंजन शामिल किए गए हैं? स, स, ह। इनमें भी 4 व्यंजनों को, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इन चारों को संघर्षी व्यंजनों में शामिल किया गया है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ख, ग, ज और फ, इन सभी के नीचे नुक्ता है, इसे नुक्ता बोला जाता है। ये जो विदेशी भाषाओं से ये ग्रहण किए गए हैं ये वर्ण, ये भी संघर्षी व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर पर आता है नासिक के व्यंजन। समझना बहुत आसान है आपको, क्योंकि नासिक के मिस नाक, और आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ जो आधार है वो सिर्फ नाम से ही आप उनको पकड़ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि इनका जो पहचान है वो उच्चारण स्थान के आधार पर की जा सकती है। देखते हैं नासिक व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलती है। कहने का मतलब यह है कि वो व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो मुख से और नाक से दोनों से निकलती है, तो वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। प्रत्येक जो वर्ग है उसका जो 5वां वर्ण है वो नासिक के व्यंजन में शामिल है। जैसे ण, गे, ण, न, म, इन 5 को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपकी कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा और प्रत्येक बिंदु पर डिस्कस किया जाएगा। आगे देखते हैं 5वां जो भेद है वो है संघर्षहीन व्यंजन। नाम से स्पष्ट है कि इनका उच्चारण करने में संघर्ष श्वास वायु को नहीं करना पड़ता है। देखते हैं संघर्षहीन व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा, कहने का मतलब श्वास वायु, बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये और वह, इसमें ये 2 शामिल हैं, यह और वह, इनको संघर्षहीन या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि वे व्यंजन वर्ण जिन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, तो 2 हैं वो, एक तो है य और एक है व, क्योंकि इनका प्रारंभ स्वर की स्थिति से होता है। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि स्वरों के जैसे इनके उच्चारण का प्रारंभ किया जा रहा है, और समापन है वो व्यंजन की स्थिति से होता है। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह बहुत शिथिल का मतलब ढीला या कमज़ोर होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पर लुंठित या प्रकंपित। लुंठित यानी लुढ़कना। लुंठित से तात्पर्य है लुढ़कना या ठोकर मारना या लपेटना या
गति देना, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई और मुख से बाहर निकल जाती है, उस व्यंजन को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। और वो व्यंजन कौन सा है? वो व्यंजन है र। आप उच्चारण करके देख सकते हो। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हमारी जीभ है उसमें कंपन भी उत्पन्न होता है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। व्यंजन का जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, इनका विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, 7वें नंबर पर है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक शब्द का शाब्दिक अर्थ है बगल, मतलब अंग्रेजी में कहूँ तो साइड से, तरफ से। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु, मतलब श्वास वायु जीभ के दोनों बगल से, जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन में ल को शामिल किया गया है। किस व्यंजन को? ल को शामिल किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से व्यंजनों का ये जो विभाजन है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक रहती है, तो आपको बहुत ध्यान से इनका अध्ययन करना है और याद करना है। बार बार पढ़ने से आपको स्थायी रूप से ये याद हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कि व्यंजनों के 8 भेद हैं। 8वां भेद है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। दूसरा नाम है ताड़नजात। इसको द्विगुण या द्विगुणित भी कहा जाता है। ये आपको जो नाम है ये सभी याद रखने हैं। आगे देखते हैं परिभाषा। उत्क्षिप्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। मैं आपको बता रहा था अभी कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है वे उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। और ये कौन कौन से व्यंजन हैं? ये इस प्रकार से है, नीचे इनके नुक्ता है, इस प्रकार आप समझे इनको, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख है उसके अंदर जीभ झटके से गिरती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। आप स्वयं इनका उच्चारण करके देख सकते हो, आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनको उत्क्षिप्त व्यंजन इस आधार पर कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।